गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप कि मेरा वॉइस और विजुअल्स दोनों क्लियर है। काफ़ी दिन के बाद हम लोग क्लास में कनेक्ट हो रहे हैं। मे बी अच्छा, एक बार कंफर्म करिएगा, आवाज़ गूंज रही है क्या मेरी? तो थोड़ा सा आप लोग एक बार विजुअल्स और आवाज़ दोनों को कंफर्म कर दें, देन उस कंडीशन में हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में कुछ नए स्टूडेंट्स पहली बार जुड़ रहे हैं, तो सभी का वेलकम। और जो पुराने हैं वो तो कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं। मैंने एक ऑफ़र दे रखा था 4 दिसंबर को, और उस ऑफ़र का लाभ लिया कुछ स्टूडेंट्स ने जिन्होंने ज्वाइन किया है। तो सभी का वेलकम। और अभी आज तक वो ऑफ़र वैलिड है। अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कोर्स परचेज करना चाहता है और नहीं कर पाया है, देन वो कर सकता है। आज अभी वो वैलिड है, रात 12 बजे तक वो वैलिड है। तो अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है, आप उस तक जो है सूचना पहुंचा दीजिएगा। और एक बार हमको वॉइस एंड विजुअल आर क्लियर सर। क्रिटिकल एप्रिसिएशन और क्रिटिकल एनालिसिस में क्या डिफरेंस है? कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस कहने की अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। आवाज़ भी क्लियर है और विजुअल्स भी क्लियर हैं। और उम्मीद करता हूँ कि लगभग लगभग 14 स्टूडेंट्स जुड़ भी चुके हैं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग क्लास में आज ये जो शुरुआती 3 टर्म्स थे यूनिट 4 में, किस पेपर के थर्ड पेपर का जो क्रिटिसिज्म का पेपर है, उसका जो यूनिट 4 है, उसके शुरुआती 3 टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे इसकी पहली क्लास में। ठीक है, छुट्टियों से पहले। और आज जो है उसी को कंटिन्यू करना है, लेकिन एक लंबा ब्रेक हो गया है, एक लंबा गैप हो गया है, तो और कुछ नए स्टूडेंट्स भी जुड़ रहे हैं, तो उसको एक बार हम रिवाइज करके रिकैप करके तब जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं उसकी क्या स्थिति है। पिछली क्लास हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट की थी। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। और इसमें सबसे पहले हमने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था कि जो यूनिट 4 है पेपर 3 की, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। टोटल 14 टर्म्स हैं। 13 यहाँ आपको लिखे दिख रहे हैं, जबकि 11 नंबर में जो है वो 2 हैं। ये जो 11 नंबर है इसमें 2 हैं, इसलिए आपको 13 दिख रहा है, मैं 14 बोल रहा हूँ। ये 14 टर्म्स हैं जो कि आपको इस यूनिट में पढ़ने हैं, जिसके शुरुआती 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स जो हैं, ये थोड़ा सा कलर हम बदल दें तो बेहतर होगा। चलिए, ये जो 3 टर्म्स हैं, इन्हीं पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ये 3 टर्म्स क्या हैं? 3 यूनिटीज हैं, कैथारसिस है एंड हेमर्सिया है। ये तीन के तीनों टर्म्स जो हैं रिलेटेड हैं ट्रेजेडी से, एंड इन तीनों टर्म्स का यूज किया था एरिस्टोटल ने अपने वर्क पोएटिक्स में। इतनी चर्चा हुई थी। इसके बाद हमने बाकी सारे टर्म्स का एक ब्रीफ इंट्रो दिया था। जैसे नेगेटिव कैपेबिलिटी जॉन कीट्स का है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एस.जी. कॉलरिज का टर्म है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टी.एस. इलियट ने दिया था अपने एसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में। एंड उसके बाद कुछ जो मूवमेंट्स हैं, ठीक है, इसके बाद 4 टर्म्स ऐसे हैं जो कुछ मूवमेंट्स हैं जो 20th सेंचुरी में एक वाद जिसको आप कहते हैं, इज्म कहते हैं, वो है। उसमें जैसे रियलिज्म है, नेचुरलिज्म है, सिंबोलिज्म है और इमेजिज्म है। ये 4 लिटरेरी मूवमेंट्स हैं जिनको आपको पढ़ने हैं। एंड देयर आफ्टर एक 2 एलाइड टर्म्स हैं। उसके राइटर्स थे विलियम विमसॉट एंड मॉन्रे बियर्ड्सले। इन्होंने 2 एसेज लिखे, दोनों लोगों ने कोलैबोरेशन में। और एक का नाम था इंटेंशनल फैलेसी और दूसरे एसे का नाम था अफेक्टिव फैलेसी। तो वहाँ से ये दोनों टर्म्स पॉपुलर हुए थे और उन्हीं दोनों टर्म्स को आपको पढ़ना है। देयर आफ्टर मैजिक रियलिज्म है जो कि सलमान रुश्दी से रिलेटेड है, एंड एलिग्री है जो कि एक सिंबॉलिक वे ऑफ नरेटिंग है, सिंबॉलिक वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ ए स्टोरी है। ठीक है, तो ये इतने 14 टर्म्स हैं जिसका एक इंट्रो दिया था हमने, और शुरू के 3 टर्म्स पर हम लोगों ने चर्चाएं की थी।
आगे बढ़ते हैं तो कुछ बातें यहाँ हमने आपको और समझाई थी कि थ्री यूनिटीज क्या हैं, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ प्लेस। ठीक है, जो कि अरिस्टोटल ने अपने वर्क पोएटिक्स में इनके विषय में डिस्कशन किया, और एक्चुअली पोएटिक्स ग्रीक लैंग्वेज में है, तो जब उसको ट्रांसलेट किया गया तो उसके जो कमेंटेटर्स थे उन लोगों ने इन चीज़ों को एलेबरेट किया, तब लोगों के सामने आया। और ये काम कब हुआ? 1570 तक इन यूनिटीज के विषय में कोई चर्चा नहीं थी। 1570 में एक राइटर थे जो कि अरिस्टोटल के ट्रांसलेटर और कमेंटेटर थे। कमेंटेटर उनको कहते हैं जो कि किसी एग्जिस्टिंग वर्क पर अपनी टीका करते हैं, उसके विषय में बताते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। उनको टीकाकार हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में उनको कमेंटेटर कहते हैं। ठीक है, तो जो उसके टीकाकार थे, उनके जो कमेंटेटर थे, यानी कि पोइटिक्स पर जो कमेंट्री इन्होंने लिखी, किसने? लोडोविको कैस्ट्रवेट्रो। ठीक है, ये लोडोविको एक ही वर्ड है, थोड़ा सा गैप हो गया है बीच में, उसको आप जो है एडजस्ट कर लीजिएगा। लोडोविको कैस्टलवेट्रो ये एक पोइटिक्स पर कमेंट्री करने वाले राइटर हैं, क्रिटिक हैं, और उन्होंने जब 1570 में अपनी कमेंट्री पब्लिश की, कमेंट्री किस पर पब्लिश की? दैट वाज कमेंट्री ऑन अरिस्टोटल्स पोएटिक्स। उस कमेंट्री को जब इन्होंने पब्लिश किया तो वहां से लोगों को इन थ्री यूनिटीज के विषय में पता चला। ठीक है, तब हम लोगों ने समझा था कि यूनिटी ऑफ एक्शन क्या है। यूनिटी ऑफ एक्शन नैरेटिव के विषय में बताता है कि जो नैरेटिव है, जो कहानी है, वो कैसी होनी चाहिए, उसमें एक्शंस मिंगल नहीं होने चाहिए, सिंगल एक्शन होना चाहिए। सिंगल एक्शन से मतलब ये है कि कहानी में अगर ट्रेजिक स्टोरी है तो ट्रेजिक होनी चाहिए, एक्शन अगर कॉमिक है तो कॉमिक होना चाहिए। बोथ थिंग्स शुड नॉट बी मिक्स्ड। ठीक है, एंड यूनिटी ऑफ टाइम था दैट द होल एक्शन टुक प्लेस विद इन 24 आवर, एंड आफ्टर दैट यूनिटी ऑफ प्लेस था। तो यूनिटी ऑफ प्लेस के विषय में ये कहा गया कि द होल एक्शन शुड टेक प्लेस एट ओनली वन प्लेस आर द प्लेसेस विच कैन बी रीच्ड विद इन 24 आवर्स। ठीक है, तो एक्चुअली में जो एरिस्टोटल हैं उन्होंने दो यूनिटीज को अपने पोइटिक्स में प्रॉपरली जिक्र किया है। तीसरी जो है यूनिटी ऑफ प्लेस, इसको उन्होंने प्रॉपरली डिस्कशन नहीं किया है, और इसको कमेंटेटर्स ने डेराइव किया फ्रॉम द यूनिटी ऑफ टाइम। ठीक है, और जो अरिस्टोटल की पोइटिक्स के विषय में हम लोगों ने समझा था कि देयर आर 26 चैप्टर्स। ठीक है, एंड फ्रॉम चैप्टर 5 to 19 ही हैज डिस्कस्ड ट्रेजेडीज। ठीक है, तो जहां 5 से 19 में उन्होंने जो डिस्कशन किया है ट्रेजेडी का, उसी में इन सारी चीजों के विषय में डिस्कशन है। थ्री यूनिटीज का डिस्कशन है, कैथारसिस का डिस्कशन है, हेमर्सिया है, एनाग्नोसिस है, पेरिपेशिया है। ये सारे टर्म्स हैं जिसका डिस्कशन पोइटिक्स में एरिस्टोटल ने किया है। ठीक है, तो इन पर हम लोगों ने एक ब्रीफ डिस्कशन किया था, एक रिवीजन हम लोग कर रहे हैं सिंपल सरल भाषा में। ठीक है, और इन सारे टर्म्स में तीन ही चीजें हम लोगों को पढ़ना है, कैथारसिस, हेमर्सिया एंड थ्री यूनिटीज। ठीक है, तो थ्री यूनिटीज के विषय में अब इसके बाद हमने एक जो रेफरेंस दिया था, आपको रेफरेंस दिया था अरिस्टोटल की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी की, और यहीं से जो चीजें मैंने निकाली थी आपको समझाई थी। क्या चीजें थी? दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इस अलग अलग सेगमेंट्स बताए थे। अलग अलग सेगमेंट्स में ट्रेजेडी को किस तरीके से डिफाइन कर रहा है कि पहले इमिटेशन है। ठीक है, और इमिटेशन है तो किस चीज का इमिटेशन है? एक एक्शन का है, और एक्शन कैसा होना चाहिए? सीरियस होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, और ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, देयर आफ्टर उसमें फिर लैंग्वेज पर बात हुई कि लैंग्वेज कैसी हो, लैंग्वेज मस्ट बी इम्बेलिस्ड। ठीक है, और हाईली ऑर्नामेंटेड लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, और आगे फिर उन्होंने क्या कहा कि इसका जो एक्शन हो, जो ट्रेजेडी हो, मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ एक्शन, नॉट इन द फॉर्म ऑफ नैरेटिव। मीन्स कि एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी उसी को माना है जो एक्शन के फॉर्म में हो, यानी कि ड्रामा के फॉर्म में हो, परफॉर्मेंस के फॉर्म में हो, ना कि जो रिटन फॉर्म में हो, नरेटिव फॉर्म में हो। नरेटिव नहीं होना चाहिए ट्रेजेडी को, ट्रेजेडी मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ एक्शन। ठीक है, ट्रेजेडी को निश्चित रूप से हमेशा
एक्शन के फॉर्म में होना चाहिए। ये इतनी बातें हमने बताई। एंड फाइनली लास्ट सेगमेंट में जो डेफिनेशन लिखी है इन्होंने, उस सेगमेंट में जो डिस्कशन किया, that was discussion over two emotions, that these two emotions are pity and fear। ठीक है, तो अच्छा, कल मैंने ऐप पर 2 पीडीएफ्स अपलोड किए थे। ठीक है, एक पीडीएफ मात्र 1 पेज का था जिसमें 3 यूनिटीज के विषय में डिस्कशन था। उम्मीद है वहां से आप पढ़ करके और अन्य सोर्सेज जो आपके पास होंगे उसको पढ़ करके आप बेटर कर पाएंगे। देयर आफ्टर कैथारसिस का डिस्कशन जो है, एक पूरा मैंने रिसर्च पेपर आपको अपलोड किया है। ठीक है, रिसर्च पेपर क्या होता है, जैसे शोध पत्र जिसको कहते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स होते हैं और जो प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, वो किसी न किसी टॉपिक पर रिसर्च करके एक शोध पत्र लिखते हैं। तो उसी टाइप का एक रिसर्च पेपर मैंने आपको ऐप पर अपलोड किया है। उस रिसर्च पेपर को आप लोग पढ़िएगा। दैट इज अबाउट कैथारसिस। वो कैथारसिस के विषय में है। वहां पर कैथारसिस का एक पूरा डिस्कशन है। देखिए, उतना लंबा तो आपको लिखना नहीं है, उसमें से आप शॉर्ट करके लिखिएगा। और सबसे बड़ी चीज है कि ये जो डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी है, इस डेफिनेशन को रट लीजिए। क्या डेफिनेशन है? ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड, सेमीकोलन। देखिए, ये कोलन, सेमीकोलन, कॉमा इन सहित याद करिएगा। इन लैंग्वेज एम्बेलिश्ड विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट, कॉमा द सेवरल काइंड्स ऑफ बीइंग फाउंड इन सेपरेट पार्ट्स ऑफ द प्ले, comma semicolon, in the form of action not narrative, semicolon, through pity and fear affecting the proper purgation of these emotions। तो मैंने आगे बात की कि इसमें जो वर्ड पर्गेशन है, दिस पर्गेशन इज एक्चुअली कैथारसिस। ठीक है, Aristotle has once used this term catharsis in his poetics, and the commentators has presented mainly 3 meanings of this word catharsis। ठीक है, one is purgation, second is purification and third is clarification। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स जो है, 3 मीनिंग्स जो कमेंटेटर्स हैं एरिस्टोटल के, उनकी पोएटिक्स के, उनका कहना है कि देयर आर दीज 3 मीनिंग्स कैन मे बी पॉसिबल। ठीक है, पर्गेशन, प्योरिफिकेशन एंड क्लैरिफिकेशन। ठीक है, एंड देयर आर मीनिंग इन मेडिकल टर्म आल्सो, दैट इज आल्सो प्योरिफिकेशन। ठीक है, शरीर का शुद्धिकरण जो है वो एक मेडिकल टर्म का भी एक जिक्र करते हैं कमेंटेटर्स। ठीक है, तो पर्गेशन है, प्योरिफिकेशन है और क्लैरिफिकेशन है। ठीक, ये 3 मीनिंग बताई जाती हैं कैथारसिस की। आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद तीसरा जो वर्ड आता है हेमर्सिया। हेमर्सिया का जिक्र हम लोगों ने किया था। हेमर्सिया में हम लोगों ने कहा था दैट इज हेमर्सिया इज ट्रेजिक फ्लॉ। ठीक है, तो हेमर्सिया के विषय में हम लोगों ने जिक्र करते हुए आपको समझाया था कि भाई हेमर्सिया किससे रिलेटेड है? हेमर्सिया इज रिलेटेड टू ट्रेजिक हीरो। ठीक है, एंड ट्रेजिक हीरो, व्हाइल डिस्कसिंग द ट्रेजिक हीरो, Aristotle has given several क्वालिटीज ऑफ अ ट्रेजिक हीरो, की एक ट्रेजिक हीरो यानी कि ट्रेजेडी का जो हीरो है वो कैसा होना चाहिए, व्हाट क्वालिटीज ही शुड हैव so that the tragedy can affect audience, spectators and readers and can be a successful tragedy। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे फीचर्स बताए। किसके? उन्होंने फीचर्स बताए ट्रेजिक हीरो के। एंड अमंग दोज फीचर्स ही डिस्कस दैट देयर मस्ट बी एन हेमर्सिया। ठीक है, एक हेमर्सिया होना चाहिए। हेमर्सिया क्या है? हेमर्सिया इज अ ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ ट्रेजिक हीरो इन अ ट्रेजेडी। ठीक है, और वी कैन से दैट हेमर्सिया इज अ ट्रेजिक फ्लॉ और हेमर्सिया इज अ फ्लॉ इन द हीरो ऑफ अ ट्रेजेडी। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी उस हीरो की, दैट हीरो मस्ट बी हाई बॉर्न, बहुत हाई क्लास पर्सनालिटी होना चाहिए। जस्ट लाइक आप विलियम शेक्सपियर के प्लेज का रेफरेंस लेकर के देखें तो देयर आर
if we think that there are four great tragedies of William Shakespeare, that is uh, Othello, King Lear, Macbeth एंड हैमलेट. ठीक है, इन चार का रेफरेंस अगर लेते हैं, वी फाइंड दैट द फोर ट्रेजिक हीरोज इन ऑल दीज फोर ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर आर हाई बॉर्न. ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे हैं? दे ऑल आर हाई बॉर्न. हाई बॉर्न कैरेक्टर्स हैं कैसे? अब देखें, ओथेलो में कौन है ट्रेजिक हीरो? ट्रेजिक हीरो इज ओथेलो हिमसेल्फ, एंड ओथेलो इज द जनरल ऑफ द वेनिसियन आर्मी. वेनिस कंट्री की आर्मी का जो जनरल है वो कौन है? वो है ओथेलो. तो आर्मी का जनरल इज नॉट अ लोअर क्लास पर्सनालिटी, ही इज अ वेरी ब्रेव वॉरियर एंड जनरल ऑफ द आर्मी. ठीक है, तो वो ट्रेजिक डेथ होती है उसकी. तो वो क्या है? हाई बॉर्न पीपल है. अभी हेमर्सिया पर भी चर्चा करेंगे कि इसमें हेमर्सिया इनका क्या है, ट्रेजिक फ्लाई इनका क्या है. ठीक है, सेकंड थिंग इज दैट दूसरा मैकबेथ. आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी था, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, कोविड में नहीं पढ़ा होगा. तो मैकबेथ के विषय में क्या है? मैकबेथ इज द जनरल ऑफ आर्मी ऑफ स्कॉटलैंड एंड कजिन ब्रदर ऑफ किंग डंकन. किंग डंकन का कजिन है एंड आर्मी का जनरल है. ही वॉज रिवार्डेड विद द रेपुटेशंस लाइक थेन ऑफ कोडर, थेन ऑफ ग्लैमिस. ठीक है, तो दो अलग अलग पदवियां उसको मिली, थेन की पदवियां मिली. तो हम मैकबेथ इज बीइंग अ ट्रेजिक हीरो इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज वेरी हाई क्लास पर्सनालिटी. एंड आफ्टर दैट तीसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग समझें, हैमलेट. हैमलेट इज प्रिंस ऑफ डेनमार्क. हैमलेट इज आल्सो नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज प्रिंस ऑफ डेनमार्क. अगर आपने वो एक फिल्म आई थी हैदर, ठीक है, कुछ साल पहले आई थी हैदर. अगर हैदर आपने देखी हो तो आपको याद होगा कि वो हैमलेट का रिक्रिएशन है. ठीक है, विलियम शेक्सपियर के कई सारे प्लेज को बॉलीवुड में जो है रिक्रिएट किया गया है, उसका रिक्रिएशन किया गया है. रिक्रिएशन का मतलब होता है कहानी को एज इट इज ना एडॉप्ट करना, बल्कि उस कहानी को जो है लोकल सेटिंग के बेस पर, कहानी सेम है, हैपनिंग सेम है, बिगिनिंग सेम है, एंडिंग सेम है. ठीक है, सारे एलिमेंट्स सेम है, बट कैरेक्टर्स को लोकेलिटी के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया गया और जो सेटिंग है वो बदल दी गई. मीन्स कि वहाँ इंग्लैंड की सेटिंग थी, यहाँ पर इंडिया की सेटिंग दे दी गई. वहाँ डेनमार्क है, वहाँ स्कॉटलैंड है, वहाँ इंग्लैंड है. यहाँ पर क्या है? यहाँ इंडिया की सेटिंग दे दिया. कश्मीर है, हैदराबाद है, उत्तर प्रदेश है. ठीक है, अलग अलग प्लेसेस, मुंबई है, तो राजस्थान है. तो ये अलग अलग प्लेसेस पर उसको सेट कर दिया, उसको कहते हैं रिक्रिएशन. ठीक है, और फिल्म एडाप्टेशन. तो विलियम शेक्सपियर के कई सारे प्लेज हैं जिनको रीएडॉप्ट किया गया. जैसे हम एग्जांपल देते हैं, दैट इज हैदर एंड रिक्रिएशन ऑफ हैमलेट, एंड फिल्म मकबूल इज रिक्रिएशन ऑफ मैकबेथ, एंड ओमकारा जिसमें अजय देवगन मेन लीड रोल में है. तो ओमकारा इज द रिक्रिएशन ऑफ ओथेलो. एंड एक और है, हाँ, रोमियो एंड जूलियट. रोमियो एंड जूलियट इज रिक्रिएटेड अंडर द टाइटल गोलियों की रासलीला रामलीला. ठीक है, वो कौन सी साउथ की हीरोइन है? दीपिका पादुकोण है एंड रणबीर कपूर है. ठीक है, तो ये चार पांच जो एडाप्टेशन है, बहुत अच्छे एडाप्टेशन. अगर आप थोड़ा सा समझना चाहते हैं, लिटरेचर में इंटरेस्ट रखते हैं, तो यू मस्ट वॉच ऑल दीज मूवीज. ज़्यादातर यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, जो यूट्यूब पर नहीं अवेलेबल हैं वो आप दूसरे, वैसे मुझे लगता है सारी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं. आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे, निश्चित रूप से आपको देखना चाहिए. ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो कैरेक्टर्स हैं, ऑल कैरेक्टर्स ऑफ ऑल द ग्रेट ट्रेजेडीज आर हाई बॉर्न. हाँ, चौथी छूट गई थी, किंग लियर. King Lear is the tragic hero, and नाम से ही पता चल रहा है that he is king. तो वो भी किंग है, किंग ऑफ इंग्लैंड. तो यहाँ पर
जो भी कैरेक्टर्स हैं, ट्रेजिक हीरोज हैं, ऑल हीरोज आर हाई बॉर्न पीपल, बट बीइंग हाई बॉर्न इज नॉट एनफ। अच्छा, रणवीर सिंह है, सॉरी, दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह, मैं रणवीर सिंह और रणबीर कपूर में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। रणवीर सिंह है वो मूंछों वाला लड़का जो एकदम हैंडसम सा है, ठीक है। तो ये चार आपने देखे, चार के चारों क्या है, हाई बॉर्न है, ठीक है। इसके बाद जरा आप देखिए, तो इसमें दूसरी खास बात क्या आ रही है कि बिगनिंग जब प्ले की होगी, द कैरेक्टर appears very good, very honorable, but you will find that there is one weakness, there is one flaw, flaw means कमजोरी, वीकनेस, ठीक है, जो कि उस कैरेक्टर को वीक बनाता है, कमजोर बनाता है, एंड लीड्स द कैरेक्टर टुवर्ड्स इट्स ट्रेजेडी, ठीक है, और उसकी ट्रेजेडी की तरफ उसको लेकर के जाता है, ठीक है, और उसकी ट्रेजेडी का कारण बनता है। कैसे? मैं एग्जांपल इन्हीं इन्हीं चार प्लेस के एग्जांपल के बेस पर मैं चलूंगा, आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैकबेथ, मैकबेथ आपने पढ़ी है। इन द स्टोरी ऑफ मैकबेथ और इन द प्ले ऑफ मैकबेथ, यू विल फाइंड दैट व्हेन प्ले ओपन्स देयर आर थ्री विचेस, दैट इज अनदर थिंग, अनदर इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज थिंग्स। तो फर्स्ट एक्ट, फर्स्ट सीन जो है वो विचेस का इंटरप्रिटेशन, बट इन द सेकेंड सीन वेयर द मेन प्लॉट बिगिंस, ठीक है, तो जहां पर वो मेन प्लॉट बिगिन होता है, तो वहां पर आपको एक इंट्रोडक्शन मिलता है, इंट्रोडक्शन ऑफ मैकबेथ, ठीक है। मींस यू आर ऑडियंस और रीडर्स आर इंट्रोड्यूस्ड विद द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ बाय अ वुंडेड सोल्जर who compares Macbeth with Belladonna's groom. He compares him like Mars, the god of war, and he describes, he narrates Macbeth, very energetic, very powerful, very good warrior. And the audience, the spectators can see Macbeth as savior of the land. He was fighting for the country, he was fighting against the rebellions. So in the beginning, the character appears a very heroic character, but if he is hero, then why he meets to its tragedy, why he downfall into tragedy, downfall and gets its tragic end? तो ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ कि उसका ट्रेजिक एंड हो रहा है, ट्रेजिक डाउनफॉल हो रहा है? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो उसका रीजन क्या है? द रीजन ऑफ ट्रेजेडी इज हेमर्सिया, ठीक है। ट्रेजेडी का जो रीजन है वो क्या है? हेमर्सिया है, ठीक है। मतलब व्हाट इज हेमर्सिया? हेमर्सिया इज ट्रेजिक फ्लॉ, मींस देयर इज फ्लॉ इन द कैरेक्टर ऑफ द हीरो। हीरो के कैरेक्टर में एक ऐसी कमी होगी जो कि उसको उसके ट्रेजिक एंड तक ले जाएगी, ठीक है। तो यहां पर ट्रेजिक फ्लॉ क्या है? इन द केस ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ मीट्स द विचेस who appears in the very first scene, very beginning of the play, and Macbeth meets them at a heath in the play, and these witches predict Macbeth to be Thane of Glamis, Thane of Cawdor, and finally the King of Scotland. This prediction of the witches arouse the flaw इन द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ के कैरेक्टर में जो फ्लॉ है, जो कमजोरी है मैकबेथ की, जो कमजोर नस है मैकबेथ की, उसको दबा दिया विचेस ने। वो कमजोर नस क्या थी? वो कमजोर नस मैकबेथ की ये है कि दैट ही इज एम्बिशियस, नॉट ओनली एम्बिशियस बट ओवर एम्बिशियस। ही हैज एम्बिशन टू बिकम द किंग।
उसको राजा बनने का एम्बिशन है। तो राजा बनने का एम्बिशन उसके अंदर है। एंड व्हेन द विचेस प्रेडिक्ट दैट ही विल बिकम द किंग, then he accepts that he will become the king, that witches are saying right। और विचेस ने एक जो प्रेडिक्शन किया, दूसरा वाला प्रेडिक्शन किया था, that he will be थेन ऑफ कोडर, that become true because king has awarded him। तो इससे भी उसका जो बिलीफ था विचेस की के प्रोडिक्शन में, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। एंड हिज फ्ला अराउज, जो उसका फ्ला था, दैट इज ओवर एम्बिशन, वो अराउज हो गया। एंड फाइनली ही डिसाइड्स टू किल द किंग व्हेन ही वाज अ गेस्ट एट हिज प्लेस। जब वो राजा उसके घर पे एक गेस्ट के रूप में आया हुआ है, डिनर पर आया हुआ है, देन स्लीपिंग किंग को उसने क्या किया? ही मर्डर्ड द स्लीपिंग किंग। एंड मर्डर ऑफ स्लीपिंग पर्सन is a heinous crime in all civilizations, not only in Western civilization, but in Indian civilization, in Indian philosophy also। संस्कृत में एक उक्ति है कि मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम जड़म स्त्रियम सुप्तः शत्रु हंतम न धर्मविद। संस्कृत है, समझ नहीं आया होगा, हम समझाते हैं। कह रहे मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम, तीनों का मतलब जो होता है कि मतवाला, पागल, दीवाना। बालम, बालम का मतलब बाल, बच्चे। स्त्रियम, स्त्रियां। जड़म, जो बुद्धिहीन है, जड़ है बुद्धि से, ठीक है। सुप्तस्य शत्रु, सोता हुआ शत्रु। हंत न धर्मविद, सोते हुए शत्रु को भी नहीं मारना चाहिए, ऐसा हिंदुइज्म कहता है। हमारे यहाँ की फिलॉसफी कहती है। वेस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न थिंग्स आल्सो एक्सेप्ट्स एंड कंसीडर्स दैट to kill a sleeping person is heinous crime, and to kill a king who is very honest, very good king, प्रजापालक है, उसको सोते हुए मार देना is most heinous crime in the world। तो ऐसे राजा को मार देना सबसे बड़ा हीनियस क्राइम करता है। क्यों करता है? बिकॉज ऑफ हिज फ्ला ऑफ ओवर एम्बिशन। ठीक है, अपने ओवर एम्बिशन के फ्ला में उसने क्या किया? किल्स द किंग। दैट वाज द फर्स्ट क्राइम। एंड टू कवर अप हिज क्राइम ही कमिटेड क्राइम ओवर क्राइम। उसने क्राइम पर क्राइम किया। बैंकों को मारा, फ्लेंस को मारा, मैल्कम पर अटैक करवाया, मैल्कम की सॉरी मैल्कम नहीं, मैकडफ की वाइफ को मरवाया, मैकडफ के बच्चे को मरवाया, ठीक है। एंड लॉट ऑफ क्राइम्स ही हैज डन। And due to his crime, due to his flaw, finally at the end of the play, he was killed in a war by Macduff। मैकडफ के द्वारा उसको प्ले के एंड में एक वार में मारा गया। एंड ही बिकम्स द किंग एंड एंड्स ट्रेजिकली like a villain। Means in tragedy, heroes appears as a hero but ends as a villain। This is the only example of Macbeth। In the same manner, there is example of Hamlet, there is example of Othello, there is example of King Lear also। इन तीनों का हम बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे, ठीक है। तो मैकबेथ का आपने पूरा डिटेल समझा। हैमलेट का हेमर्सिया क्या है? हैमलेट्स हेमर्सिया और हैमलेट्स ट्रेजिक फ्लॉ इज डिले इन जजमेंट, किसी भी निर्णय में देरी। He was in condition of indecision whether he should kill his uncle Claudius or not। He is unable to decide that he has to kill his uncle। This delay of judgment becomes the hamartia of his life, hamartia of the character। And this delay of judgment leads him to his tragic end। Hamlet's famous soliloquy is to be or not to be।
दिस साल्की shows his flaw of indecision. उसका जो इंडिसीजन का फ्ला है वो शो करता है, प्रेजेंट करता है. And after that, if we talk about Othello, then Othello is sexually obsessed or sexually jealous. There is villain Iago. He is the only villain in the history of literature who does nothing, who does no crime, but makes other do crime. He kills none, but he makes others to kill. इयागो एक भी मर्डर नहीं करता, किसी को गाली तक नहीं देता, but he arranges the whole system and got murdered several of his enemies. And due to sexual jealousy, he makes suspicion on his beloved wife and faithful wife Desdemona, and he himself kills Desdemona due to sexual jealousy under suspicion. सस्पिशन में आकर के वो खुद ही अपनी वाइफ को, देन द वाइफ डेस्टिमोना हु वाज मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट फेथफुल वाइफ, उसको मार देता है. एंड फाइनली व्हेन द ट्रुथ इज रिवील्ड दैट डेस्टिमोना इज मोस्ट फेथफुल टू ओथेलो, he kills himself also and meets to the tragic end. And in the case of King Lear, King Lear has tragic flaw of old age fraternity. Means कि वो जो सत्ता का मोह है उसे छोड़ नहीं पाता है बुढ़ापे में भी. He has 3 daughters, Goneril, Regan and तीसरी का नाम क्या था? तीसरी का नाम कार्डेलिया. कार्डेलिया, Goneril and Regan. Goneril and Regan बड़ी हैं, Cordelia is the youngest one and she loves her father most. But when King Lear decides to give his kingdom, to divide his kingdom, he was thinking of giving the whole kingdom to one or all, but by a test. He was testing that which daughter loves him so much, which daughter loves him very much, or which daughter loves him most. ठीक है, कि जो डाटर उसकी जिसको जितना प्रेम करती है उतना वो उसको राज्य का हिस्सा दे देगा. Goneril and Regan were flatterers. They flatters the king, but the third girl, that is youngest one, was very honest. She tells that she loves the king as much as a daughter should love her father. ठीक है, तो उसने सिंपल सा कहा कि मतलब एक बेटी को एक पिता के लिए जो प्रेम होना चाहिए वही उसके अंदर है. एंड इस पर किंग को गुस्सा आता है, वो उसको घर से निकाल देता है, राज्य में कोई हिस्सा नहीं देता. एंड होल किंगडम इज डिवाइडेड इनटू 2 daughters, बट दोज 2 daughters बैनिश द किंग. ठीक है, जिन 2 बेटियों को सबसे प्रिय समझ करके किंग ने अपना पूरा राज्य उन दोनों में बांट दिया, वही दोनों डाटर्स उसको बैनिश कर देती हैं, उसको बाहर निकाल देती हैं. एंड जिस डाटर को उसने कुछ भी नहीं दिया वही डाटर उसके लिए लड़ती है, उसकी सेवा करती है. एंड फाइनली शी आल्सो डाइड एंड द किंग आल्सो डाइड. ठीक है, एंड ही मीट्स टू हिज ट्रेजिक एंड.
तो ये 4 एग्जाम्पल्स हैं, 4 में से आप एक आध भी का जिक्र कर लेंगे तो आपको हेमर्सिया का डिस्क्रिप्शन सफिशिएंट होगा। हेमर्सिया क्या है? ट्रेजिक फ्ला है जिसकी वजह से जो ट्रेजिक हीरो है मीट्स इट्स डूम। ठीक है, अब आगे एक चीज ध्यान रखिएगा कि कैथारसिस छूट रहा था। कैथारसिस हमने पहले भी डिस्कशन किया है। अब जरा यहीं पर इसमें कैथारसिस कहां आ रहा है? ठीक है, व्हेन द ट्रेजिक हीरो इज गुड, ही इज वेरी लविंग टू द स्पेक्टेटर्स, the viewers have lot of respect for the hero in their mind. अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में उसके लिए बहुत ज्यादा प्रेम होगा, बहुत थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ था बीच में, अभी ठीक है? इंटरनेट मेरा इंटरप्ट हो गया था, जरा सा एक बार कंफर्म करें, एक बार कंफर्म करें कि अभी ठीक चल रहा है, ब्रेक ब्रेक जो हुआ था वो सही हुआ। प्लीज कंफर्म। अब ठीक है? ओके। एक्चुअली थोड़ा सा इंटरनेट में एरर आ गया था, हम जो है कनेक्ट करने लगे चार्जर, और चार्जर कनेक्ट करने के चक्कर में हमारा जो है लाइन केबल हिल गया। ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग? हाँ, जो हीरो है, हीरो के लिए एक रिस्पेक्ट होगी किसमें? जो व्यूअर्स हैं, जो रीडर्स हैं। ठीक है, तो व्हेन दे सी, व्हेन दे वॉच इन द प्ले द फ्लॉ, द वीकनेस, जो कमजोरी, जो कमी उसके कैरेक्टर में है, उस कैरेक्टर की वजह से व्हेन दे सी द ट्रेजिक डाउनफॉल ऑफ द हीरो, then there will be two emotions in their mind, in their heart. तब उनके हार्ट में, उनके मस्तिष्क में दो इमोशंस अराउज होंगे। कौन कौन से दो इमोशंस होंगे? वन इज पिटी एंड द अदर इज फियर। ठीक है, पिटी क्यों होगा? दे हैव पिटी फॉर द कैरेक्टर, फॉर द हीरो, and this pity arouse the emotion of fear in them for themselves. And these two emotions leads the audience, the spectators, to the purgation, to catharsis. Means they will have a moral lesson that this tragic flaw, this weakness, this badness of character will lead a tragic end. They will learn a lesson. तो वो एक लेसन उससे सीखेंगे, एक लेसन लर्न करेंगे, जिससे, जिसको कैथारसिस कहा गया, जिसको परगेशन कहा गया, जिसको प्योरिफिकेशन कहा गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये तीनों ही चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब सिंपल सा एक ही चीज है कि आपको क्वेश्चन कैसा बनेगा। क्वेश्चन 200 वर्ड या 250 वर्ड में आपको टिप्पणी, वैसे 200 वर्ड का, जैसे एक जो क्वेश्चन का पेपर का फॉर्मेट आपका होगा, मैं सिंपल सा बता दूं, जो उसमें पहला क्वेश्चन होगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यूनिट 5 से होगा। बहुत इजी सिस्टम है इस पेपर में। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका कंपलसरी क्वेश्चन होगा, उसमें दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे, एक पैराग्राफ आपको प्रोज का होगा, दूसरा पोएट्री का पैसेज स्टैंजा होगा। एक स्टैंजा हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, पूरी पोएम हो सकती है, छोटी सी कोई पोएम हो सकती है। ठीक है, उन दो में से किसी एक का प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आपको लिखना होगा, जिसको आप क्रिटिकल एनालिसिस कह सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट 5 से एक क्वेश्चन श्योर है आएगा। ठीक है, उसके बाद लगभग हमेशा जनरली, ठीक, दो तरीके का काम हो जाता है। या तो पहले क्वेश्चन में ही दो पार्ट कर देते हैं, एक में प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कर देते हैं, दूसरे में
3 टर्म्स या 5 टर्म्स आपको दे देंगे, 5 देंगे तो कोई 3 करना रहेगा, 4 देंगे तो कोई 3 करना रहेगा, या 3 दे दिया तो तीनों करना रहेगा या 2 करना रहेगा। उन पर 200-200 वर्ड या 250-250 वर्ड में एक टिप्पणी लिखनी रहेगी। या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है कि क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 5 आपको ऐसा मिले जिसमें ऐसा कुछ कमेंट लिखने को मिल जाए। ठीक है, अगर हम चेक करें तो शायद प्रीवियस ईयर पेपर जो है हमने आपको अपलोड कर रखा है, आप जरा देखिए, मैं खुद दिखाता हूं, मैं खुद देख लेता हूं जरा पेपर से, आपको एग्जांपल देता हूं कैसा आएगा। एक मिनट, क्वेश्चन पेपर में मुझे ओपन करने दीजिए, तब मैं आपको एग्जैक्ट चीज बता देता हूं कि पिछली बार का पेपर कैसा था। जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा, जरा हमको कमेंट में लिख करके बताइए, क्या म्यूजिक की आवाज आप तक पहुंच रही है? बाहर डीजे बज रहा है, बाहर के डीजे की आवाज क्या आप तक पहुंच रही है? हाँ या ना में जवाब दें एक बार। थोड़ी थोड़ी आ रही है। अच्छा अच्छा, कुछ को आ रही है, कुछ को नहीं आ रही, मतलब काम कर रहा है मेरा माइक ठीक ठाक। चलिए, एक्चुअली मैंने आप लोगों को बताया नहीं, मैं नए प्लेस पर शिफ्ट हो चुका हूँ। ठीक है, वो प्लेस क्या है, मैं कहाँ हूँ, ये बाद में कभी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो अभी मैं नई सेटिंग पर, नए सेटअप पर क्लासेस ले रहा हूँ, इसलिए आज की क्लास थोड़ा सा मुझे संदेह था कि हो पाएगी नहीं, शुरुआत में इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तमाम बातें हो रही थी, तो तमाम परेशानियों के बावजूद क्लास आपकी हो गई। अच्छा, ये क्वेश्चन पेपर, ठीक, थर्ड पेपर खुल गया मेरे सामने। हाँ, ठीक है, देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन था, हाँ, पहले में ही 2 ऑप्शन कर दिया, ए और बी। ठीक है, तो ए में जो है आपको दिया प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, 2 में से एक का प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म करना है। उसके बाद बी सी डी ई 4 टर्म्स आपको दिया, सिंबोलिज्म दिया, नेचुरलिज्म दिया, नेगेटिव कैपेबिलिटी और कैथारसिस। ठीक है, तो 4 ये और आपको एक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म हुआ, तो मतलब समझ रहे हैं कि 200 वर्ड में प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म लिखना है और 200 वर्ड में आपको ये इन पर कमेंट लिखना है। ठीक है, सिंपल सा, ऊपर जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसमें भी यही दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 200 वर्ड्स। ठीक है, तो 200 वर्ड में आपको जो है क्रिटिकल एवेल्युएशन करना है, क्रिटिकल एनालिसिस करना है, और 200 वर्ड में आपको सिंपल सा इन पर मिल गया। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे 3 यूनिटीज पर एक 500 वर्ड वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, वो आया हुआ है, बहरहाल पिछली बार 3 यूनिटीज पर भी आया हुआ है, हेमरसिया पर भी आया हुआ है। तो ये मान करके चलिए कि या तो 200 वर्ड में क्वेश्चन आएगा या तो 500 वर्ड में आएगा। ठीक है, तो लगभग जैसे 200 वर्ड में आता है, तो जो एग्जाम्पल्स का डिस्कशन हमने किया है, उन एग्जाम्पल्स का डिस्कशन आप नहीं करेंगे। ठीक है, और 500 वर्ड में आता है तो आप एग्जाम्पल्स का भी डिस्कशन करेंगे। एक का करने से आपका वर्ड लिमिट पूरा होता है तो एक का करेंगे, और एक से नहीं पूरा होता है 2 का या 3 का या 4 का करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा इतना ही करना है। तो अब इन पर आप थोड़ा सा पढ़िएगा, मैंने कैथारसिस पर एक पेपर अपलोड किया है, 3 यूनिटीज पर कुछ कंटेंट दिया है, देखूंगा कुछ और मेरे पास जो कंटेंट मिलेगा मैं उस पर भी अपलोड करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी, उसका जो टॉपिक होगा नेगेटिव कैपेबिलिटी और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, इस पर हम लोग जो है नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। ठीक है,
कहाँ पर, ये जो अगला हम लोगों का क्लास होगा वो ये होगा, ठीक है। लिटरेरी टर्म्स में ही नेगेटिव कैपेबिलिटी और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी पर कल का डिस्कशन होगा, कल की क्लास होगी। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। कोई अपनी शादी मना रहा है और उसकी शादी के मनाने का जो एक साउंड आ रहा है खूब जबरदस्त आने लगा, क्योंकि हमें लग रहा है कि हमारे घर के आसपास ही आ गया है, ठीक है। तो आज की क्लास बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी आंसर के मैं इसी पर ब्रेक कर रहा हूँ, क्योंकि आवाज बहुत तेज आना शुरू हो गई है। और चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद। जो भी बात होगी आप मैसेज में जरूर लिखिएगा।